हेलो भाइयों, आप सभी को राम राम। और मैं फिर हाजिर हो गई प्रमिला ठाकुर, आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताने के लिए कि कान के कच्चे ना बने। कान के कच्चे मतलब होता है ना, सबकी बातों में आ जाना, कोई कुछ कह रहा है जल्दी से सुन लेना, अपनी बुद्धि का कम इस्तेमाल करना और जिसने जो बोला उस बात को मान लेना। नतीजा आप सबको पता है। तो जो ये कहानी या एक, आप भी समझ लो, समझाने से अच्छा है। और आप सुने इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में मेरी कहानी से आप लोगों को क्या समझ में आता है, या मैं ये कहानी से आप लोगों के दिल तक पहुंच पा रही हूँ, क्या मैं इस कहानी के माध्यम से किसी के घर का भला कर पा रही हूँ। जो कुछ आपको लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी छोटी सी कहानी कैसी है। तो आज जो मैं चर्चा कर रही हूँ वो इस विषय पे कर रही हूँ कि कान के कच्चे ना बने। तो अब मैं उसे आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम समझाती हूँ कि कान का कच्चा होने से क्या नुकसान होते हैं। एक सेठ रहते हैं, ठीक है। एक, तो उनके 4 पुत्र थे, 3 बेटों की शादी हो जाती है। नॉर्मल रहते हैं वो लोग, मतलब आम जिंदगी जैसे जीते ना, ऐसा था घर। ना कोई गरीबी थी तो ना बहुत ज़्यादा अमीरी थी, लेकिन एक सुख शांति से अपना भोजन यापन चल रहा था। कुछ दिनों के बाद छोटे बेटे की बारी आई, तो एक अच्छी सी बहू ढूंढ के उन्होंने अपने बच्चे की शादी कर दी। शादी करते ही छोटी बहू के पैर जैसे इस घर में पड़े, तो ये लगा लो सेठ की चांदी हो गई। चांदी से मतलब, कहते हैं मट्टी में हाथ डालता वो सोना बन जाता। और दिन रात, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बस यहाँ थे और यहाँ पहुँच गए। इतनी बरकत घर के अंदर, इतनी सुख शांति घर के अंदर। छोटी बहू जो थी वो बहुत समझदार और बहुत नेक, जिसे कहते हैं कि लक्ष्मी है, मतलब लक्ष्मी पूरे घर को बांध के रखा हुआ था उसने। अब तो घर में जैसे कहते हैं ना दूध के कुल्ले ना, ऐसी गृहस्थी चल रही थी। फिर वही बात, किसी को खाते पीते देख करके भाई आसपास के लोग कैसे चुप रह जाएंगे? नहीं, पेट में दर्द शुरू लोगों के। अब लोग कहें भैया ये ऐसे कैसे परिवार इतना फल रहा है, फूल रहा है। तो सब बड़े चिंतित परेशान, अपने कहते हैं ना अपनी थाली में तो अच्छा लगता है, दूसरी थाली में चावल ज़्यादा अच्छा लगता है, वो कहावत। अब तो जो उनकी बिरादरी के थे या जो आसपास के गांव के थे, मोहल्ले के थे, उन सब में जलापट बहुत आने लगी कि अब इसे हम कैसे रोकें कि इसका ये हंसना बोलना खिलखिलाना, धन कमाना, इतनी सुख शांति, इतना मतलब सब कुछ साम्राज्य स्थापित है, वो कैसे बर्बाद किया जाए। तो उन्होंने क्या करा, उस गांव के पंडित को पकड़ा। और वो पंडित जो थे वो उस सेठ के मतलब कहते हैं कुल पुरोहित भी होते रहे, इससे पहले हुआ करते थे, वो भी थे। उनकी वो हर बात मान के ही शादी ब्याह वगैरह, घर के शुभ काम वगैरह सब कराया करते थे। यहाँ तक कि छोटी बेटी जो थी, बहू आई थी, उसका रिश्ता भी इन्होंने ही ला के दिया था। लेकिन उन्हें तो कहते हैं ना, किसी के हम रिश्ता करवा सकते हैं पर किसी के बारे में थोड़ा जान सकते हैं। पर वो बहू जो थी, जिस दिन से उस सेठ के घर आई थी, तो उनके घर में बरकत शुरू हो गई थी और पूरा घर फलता फूलता था। तो कुछ ज़्यादा दिमागदार लोगों ने दिमाग लड़ाया कि चलो हम चलते हैं उस पुरोहित के पास। वहाँ गए, तो पुरोहित से कहने लगे, अरे आप तो इतनी गरीबी में इतना साधारण सा ज़िंदगी जी रहे हो, और जिस सेठ के यहाँ आपने शादी कराई है वो तो इतना मतलब फला फूला है भाई, इसके पास कोई चीज़ कमी नहीं है, इतनी गाय, इतनी भैंस, इतना दुकान, इतने मकान, ये वो सब कुछ, और आप तो सिर्फ बस एक ही कमरे में, छोटे से कमरे में बच्चों को लेकर रह रहे हो। तो सेठ बोला तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोले कि अरे तो जब वो इतना कमाता है, इतना उसके पास सब कुछ है, तो आप नहीं चाहते कि उसके कुछ ऐसा हो जो आपको पूजा पाठ के लिए बुलाया जाए, तो आपको फिर आप उससे मोटी रकम मांगो, तो इससे आपका घर भी चले। तो सेठ तो हाँ, ये तो बात सोचने वाली बात है। तो इसको कान को भर के उसके अच्छे से कि ऐसा कुछ करो कि आप उसके घर में किसी कोई विपदा आए
या कुछ ऐसा हो जाए जो वो आपको फिर बुलाए। तो अब पुरोहित सोचता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो ज्ञानी तो थे पुरोहित, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सेठ जी के खेतों का हरा बांस मांग के लाऊंगा। तो सब बोलते जैसे आपकी मर्जी, आपको पता है आपको कैसे क्या करना है। अब वो सेठ रात भर कट जाती है, सुबह सुबह नहा धो के पुरोहित जो थे वो जाते हैं सेठ जी के पास। सेठ जी खुश होते हैं कि अरे आप तो बहुत दिन में आए, ऐसा वैसा करके उन्हें खूब आदर सत्कार करा, खाना पीना सब खिलाया, सब कुछ करा। तो फिर रसोई में जाते हैं और सबके सामने बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ खेत पे और मुझसे पुरोहित जी एक चीज़ मांग रहे हैं। तो छोटी बहू बोलती क्या मांग रहे हैं? तो कह रहे हैं कि वो मुझसे कह रहे हैं कि आप अपने खेत के हरे बांस मुझे दे दो। तो वो बोलती ठीक है, आप पर बांस लेके आना और उस बांस को मुझे देना, पहले मुझे दिखाना। सेठ जी जाते हैं और खेत से 2 बांस तोड़ के लाते हैं, हरे वाले जो बम्बू होता है, बम्बू जिसे कहते हैं, वो लेके आते हैं और वो आकर के छोटी बहू के हाथ में रख देते हैं। छोटी बहू क्या करती है, उसके ऊपर जितने भी हरे हरे से पत्ते और कुछ निकला होता है ना, उसको लेती है और वो उसको वो अपनी एक घर में एक प्यारी सी गाय रहती है, उसको खिला देती है। और जब वो खाली बांस बचता है, उस बांस को ला करके सेठ जी जो है वो पुरोहित को दे देते हैं। पुरोहित घर जाते हैं और उस बांस को देखते हैं, तो बांस जो था जैसे हर सब हरापन निकल जाता है उसका, तो वो सूखा सा हो जाता है। उनका दिमाग चलता है, कहते हैं ये बहू ने होशियारी कर ली और इसने हरे बांस में से जो हरे हरे तिनके आ रहे थे वो सब निकाल करके, घास वास जो आ रही थी, जो मतलब उगता है जो, वो निकाल के अपने घर की सुख समृद्धि अपने पास ही रख ली। अब मेरे पास कुछ नहीं आया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीने बाद फिर कान वालों ने उस गांव वाले पहुंचे उसके पास। आप तो कुछ कर ही नहीं पाए, उसके यहाँ तो कुछ विनाश नहीं हो रहा, वो तो ऐसे ही फल रहे फूल रहे, आप तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो पुरोहित कहता है अच्छा मैं दोबारा जाता हूँ उसके यहाँ, सेठ जी के यहाँ, और अब की बार तो मेरी जीत पक्की है। सब बोलते हैं अच्छी बात है। फिर सुबह रात बीतती है, सुबह होती है, नहाते हैं धोते हैं और फिर जा कर के सेठ जी के पास खड़े हो जाते हैं। सेठ जी फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, अरे आप, कुछ मुझसे गलती हो गई, क्या हो गया? चलो कोई नहीं। फिर वो चाय नाश्ता पानी जो भी कुछ जैसा होता था सब लोग अच्छे से खिलाते पिलाते हैं और कुछ रुपए दान देने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा है कि आपके थोड़े पैसों से मेरा घर कैसे चलेगा? आपके यहाँ जो काली गाय है ना, वो काली गाय मुझे दे दो आप। आपके पास तो बहुत सारी गाय हैं, तो वो जो आपकी जो काली गाय है वो मुझे दे दो, और जिससे कि मेरे बच्चे उस गाय का से दूध वगैरह पी करके अपना मतलब गुजारा कर लेंगे, कुछ मेरा घर चल जाएगा ये वो। तो सेठ सोचते हैं कोई बड़ी चीज़ तो मांग नहीं ली है, मेरे पास तो इतनी गाय हैं, इतना पैसा है, मैं और ले लूँगा। तो फिर दोबारा अंदर जाते हैं और बहू सब सबके आगे बोलते हैं कि वो जो पंडित जी हैं वो हमारी काली गाय मांग रहे हैं। तो बहू कहती है बस आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। वो अंदर जाती है, एक सफ़ेद चादर लेके आती है और सफ़ेद चादर से जा कर के और उस गाय के ऊपर डाल देती है और गाय के जो आंसू और मुंह होता है उसे पोंछ देती है और उस चादर को लपेट के अपने घर में रख लेती है। सेठ जी आते हैं, आइए पुरोहित जी ये आप गाय लीजिए। तो पुरोहित बड़ा खुशी 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 अपने घर गाय को ले आता है। गाय को ले आता तो गाय के खर्चे पूरे, गाय दूध दे थोड़ा सा और गाय के घास फूस और इसका खर्चा ज़्यादा। पंडित जी फिर से चकराया कि यहाँ तो मेरे खाने के लाले पड़ रहे थे, मेरे यहाँ तो मतलब पुरोहित हूँ, कोई जजमान मुझे दे दे तो घर चलता था, अब ये गाय का खर्चा मुझे उठाना पड़ रहा है, इसका गाय का घास फूस चारा करने में मेरी तो सारी कमाई निकल जाती है। फिर वो दिमाग लड़ाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो सब सोचते हैं तो कहते हैं अच्छा, उस बहू ने मतलब इस गाय के आंसू पोंछ के फिर से सुख समृद्धि अपने घर में रख ली, और ये गाय जो कि अन्न धन देती और दूध बहुत देती, उसने वो सब भी अपने घर में रख लिया। तो अब वो तो क्या करे? अब पुरोहित जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है ये बहू जो है वो उसने तो मेरा सब जो करा कराया था सब पानी फेर दिया, इस सेठ के ऊपर कोई दुख आएगा नहीं,
कोई परेशानी आएगी नहीं। तो ये मेरे पास कभी किसी कोई कथा कराने, कोई पूजा करवाने या घर का कोई कलेश जुटाने के लिए हवन वगैरह कुछ नहीं कराएगा, और मैं ऐसे कैसे रहूँगा। क्योंकि उसके ऊपर वो चुगलखोर होगा, जो उसके आस-पास थे, गाँव वाले, उसके रिश्तेदार जो भी थे सेठ के, उन सब का प्रेशर था उसके ऊपर कि आप उसका बुरा चाहो, बुरा चाहो, बुरा चाहो। वो जो पुरोहित था, जबकि वो बामन थे, ब्राह्मण थे, लोगों का भला करते थे, लेकिन उन लोगों के कहने पे कान के कच्चे बन जाते। तो उनकी बुद्धि जो है विपरीत काम करती है। अब वो क्या करते हैं, फिर 2-3 महीने के बाद गुस्से में जाते हैं और सेठ जी के कान भरते हैं कि आपको ये पता नहीं है कि आपकी छोटी बहू इतनी तेज़ है और ये है, वो है करके इतनी सारी बातें बोलते हैं कि आपकी बहू ने मुझे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बाँस भी दिया तो ऐसे दे दिया, कोई ऐसे दान करता है कि तो आपको अब पाप भरना पड़ेगा, आपके यहाँ तो अब ऐसा हो जाएगा। तो इतनी बुरी-बुरी बातें कुछ कान में डालते हैं कि सेठ तो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि आप चलिए मैं आता हूँ करके। वो जैसे ही पुरोहित चले जाते हैं तो वो एकदम उस बहू के ऊपर चिल्ला के पड़ते हैं। कहते हैं तुम अब बड़ों की चले देती नहीं हो और सब अपनी चलाती हो, और इसकी वजह से आज मेरा इतना अपमान हुआ, मेरे कुल के पुरोहित नाराज़ हो गए हैं और ये वो है, तुम ज़्यादा होशियार बनती हो, तुम ऐसे तो तुम ये घर छोड़कर निकल जाओ, हम अपने आप जी लेंगे, तुम्हारी चलेगी हमारी चलेगी, हम इतने बड़े हैं तुमसे, ये वो है, और भी 3 बेटे बहू हैं वो तो कुछ बोलते नहीं हैं, तुम ज़्यादा होशियार बनती हो। और बस उन्होंने उस बेटा बहू को घर से मतलब बहू को निकाला। तो बेटा बोला जब बहू नहीं रहेगी तो मैं क्यों, तो वो भी घर छोड़ के निकल जाते। जो चाहते थे सब वही हो जाता है। बहू का घर से जाना और इनकी बर्बादी का समय शुरू। अब जिस मट्टी में हाथ डालते थे वो सोना बनता था, आज मट्टी में हाथ डालो तो मट्टी का मट्टी। धीरे धीरे घर के बर्तन भांडे, गैया, भैंस, धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल में इतना बुरा समय आ जाता है कि सेठ एक छोटे से कमरे में आ जाते हैं, सब चीज़ जेवर तक सब बिक जाता है। इतना बुरा समय, आज उनको ही किसी से भीख मांग के खाना पड़ जाए ऐसी नौबत आ जाती है, सब चौपट। तो ऐसे एक दिन बैठे हुए थे तो एकदम उनके पास से एक साधु गुजरता है। बहुत दिव्य दृष्टि वाले साधु थे। वो निकलते हैं तो उनके पैर पकड़ लेते हैं कि महाराज कोई तो चमत्कार करके जाओ, और फिर पूरी कहानी उन्हें बताते हैं। जब पूरी कहानी उन्हें बताते हैं तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से एकदम देखते हैं और आँख खोल के एकदम बोलते हैं कि हे मूर्ख सेठ, तू औरों के कहने पे आके तूने अपना घर क्यों बिगाड़ लिया। तो इतना कान का कच्चा निकला, जब तेरा अच्छा खासा घर चल रहा था, इतनी सुख समृद्धि थी, तेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी थी जिसको तूने निकाला है छोटी बहू को। भाई वो सेठ इतना पश्चाताप करता है ना, कहता है मैं मारा गया, मैं करता रहा, और जबकि मेरा घर जो था वो पूरा उस छोटी बहू के कदमों में था। उसने मेरा कभी बुरा नहीं चाहा। जिस दिन से वो उस घर में आई थी तो बरकत ही बरकत थी। कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, और उसके ऊपर ज़बरदस्ती लांछन लगा के कि तू ऐसी है वैसी करके मैंने निकाल दिया घर से, तो मुझे कितना हो। वो इतना पछताता है, वो तुरंत जैसा भी तैसे करके, और वो ढूँढता हुआ कि मेरे बेटे बहू कहाँ है, पूछता एक नगर में पहुँचता है। वहाँ उसके बेटा बहू उसको मिल जाते हैं। जाते ही क्षमा याचना करता है, कहता है बहुत बड़ी भूल हो गई बहू, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी थी, मैं तुझे पहचानने में बहुत टाइम लगा दिया। मुझे ये अहंकार था कि सब तो मेरी कमाई का है, मैं सेठ हूँ, मैं दुकान में बैठता हूँ, मैं मकान मैंने बनाया सब कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता वो तेरे पैर की लक्ष्मी थी, तू तो लक्ष्मी स्वरूप है मेरे घर का। तो कहती है पिताजी मैं आपकी हूँ, वो घर भी आपका और ये घर भी आपका है, यहाँ भी आप, सब आपका ही दिया हुआ है। बस आपने पहचानने में थोड़ी भूल ये कर दी कि आप कच्चे कान के बन गए। कोई किसी के भाग से नहीं खाता, कोई किसी कर्मों का नहीं खाता, सबको अपनी अपनी किस्मत का ही मिलता है। लेकिन आप औरों की बातों में आकर के ये आप समझना भूल गए कि कोई वो पुरोहित हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप जब घर में रहते हो, चार दीवारी के अंदर, क्या अच्छा है क्या बुरा आप सब जानते हो, तो दूसरों की बातों में आके आपने ऐसा क्यों। इस कहानी के माध्यम से वो खुशी-खुशी घर ले आते हैं उसे। फिर वही जैसा चमत्कार होता है, जब सब घर के मिल जाते हैं, तो कहते हैं ना बंदी मुट्ठी लाख की, खुले तो खाकी,
वो कहावत सिद्ध हो जाती है, वो बहू फिर आ जाती है और फिर वही कुछ सालों के बाद जैसे सेठ जी थे सेठ जी दोबारा वैसे हो जाते हैं। तो आज की कहानी से मेरा एक कहानी तो समझाने को थी कि किसी की बातों में ना आए, लेकिन समाज में यही हो रहा है आजकल। आजकल क्या है, मैं तुम या कोई भी बाहर की बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अपनों को नीचा दिखाने में हम कहीं पीछे नहीं हटते। मानती हूँ मैं, सब पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती है। घर में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन वो है तो अपने, हम उनके वो हमारे, है कि नहीं? अब कुछ समझ का फेर होता है तो कुछ लोगों की बातों में आके अच्छे अच्छे घर बिगड़ जाते हैं, चाहे उसमें मेरा ही क्यों ना हो, चाहे उसमें मेरा ही क्यों ना हो। कोई बहू बच्चा, कोई बड़े या छोटे, या कोई बेटा या बहू, या कोई सास ससुर भी, माता पिता भी, गलती कोई भी कर सकता, किसी के बहकावे पे आ जाते हैं। जैसे आजकल की बच्चियों का चल रहा है, माँ बाप के कहने पे चलती हैं। आपकी शादी हो गई, आपके ब्याह हो गया, आप ससुराल में आ गई, यहाँ का अच्छा बुरा सोचो ना। आप घर की चिंता छोड़ दो, आपके माँ बाप का देखो। चिंता सब करनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। चिंता से मतलब आप सबकी सेवा करो, सबका कहना मानो, सबका आदर सम्मान करो, लेकिन उस सम्मान में अपने परिवार का सम्मान तो ना भूलें। पर आजकल उल्टा हो रहा है ना, सासों को बहू अच्छी नहीं लगती, बहू को सास अच्छी नहीं लगती, ससुर को अपने बेटे अच्छे नहीं लगते, तो पिता को अपनी बेटी प्यारी लगती है, बहू अच्छी लगती है। मैंने कुल मिला के कुछ कुछ कमियाँ हर घर में हैं थोड़ी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप कच्चे कान का ना बने, क्योंकि आसपास वाले तो एक दिन बात कह के जाएंगे, 2 दिन कह के चले जाएंगे और आपका घर बिगड़ जाएगा। दोस्ती भी उन्हीं से रखो जो आपके साथ समझदारी से बात करें, प्यार भी उन्हीं से रखो जो आपके घर को ना बिगड़वाएं, लेकिन समझदारी से। किसी के बहकावे कच्चे कान का ना बने, कच्चे कान का बनने से घर बिगड़ते हैं। वो बेटे को समझना चाहिए जो आते ही हिस्से बांट ये वो चाहिए उन्हें, क्यों चाहिए भाई साहब, तुम्हारा ही तो है। आज तक इस संसार में कोई अपने साथ कुछ ले गया है? ये मेरे घर की कहानी हो, तुम्हारे घर की कहानी हो, पूरे देश की कहानी हो, पूरे राज्य की कहानी हो, हर घर की कहानी किसी प्रांत, किसी भाषा, किसी धर्म के ऊपर नहीं है। सभी के लिए हर घर घर की कहानी है कि आदमी औरों की बातों में आके बहुत कुछ खो देता है, पछताता है। और कितनी बार पछतावा इतना बड़ा हो जाता है ना कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है फिर पछताने से भी कुछ नहीं होता। तो आशा करती हूँ कि मेरी छोटी सी सीख कहानी के माध्यम से जो बताया है वो आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मेरी बातों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर 12 से लेकर 12:30 के टाइम पे मेरी रील का आने का, लॉन्ग रील का। तो फिर कमेंट्स में बताइएगा कि मैं आपको कैसी लगी, मेरी कहानी मतलब कैसी लगी। इस इंतज़ार के साथ आप सभी को राम राम। कल फिर आऊँगी इसी वक्त।